हाय फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट के साथ जुड़ा हूँ। अब ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को पास की है और इस जजमेंट में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन साथ ही वाइफ को एलिमनी भी दिलाई है। अब देखिए, अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद लगातार ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट हस्बैंड को रिलीफ दे रही है। अब ये जो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए, इस केस के अंदर वाइफ जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है हाई कोर्ट की डबल डिवीजन की बेंच के ऑर्डर को लेकर के, और वो उस ऑर्डर को चैलेंज करती है जहां पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया था नीचे की अदालत के फैसले को बदल करके। मामला क्या है? सन 2002 में ये हस्बैंड वाइफ की शादी होती है और ये हस्बैंड और वाइफ है, दोनों इकट्ठा रहना शुरू करते हैं। और कुछ ही टाइम बाद जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने घर पर डिलीवरी के लिए अपने पेरेंटल होम में चली जाती है, और बच्चा होने के बाद, एक बेबी गर्ल होने के बाद, वो अपने पेरेंटल होम से वापस नहीं लौटती है। और जब वो वापस नहीं लौटती है तो हस्बैंड द्वारा वहां पर सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट्स का एक केस एचएमए के अंतर डाला जाता है। अब जब ये सेक्शन 9 का केस डलता है तो वहां पर पंचायत भी होती है, और जब ये पूरा का पूरा केस चल रहा होता है तो वहां पर वाइफ दोबारे से वापस आकर के हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर देती है और ये दोनों अपना जीवन शुरू करते हैं। उसके बाद भी हस्बैंड का ये कहना है कि उसके बाद जब वाइफ वापस आती है तो उसका बिहेवियर उसके प्रति क्रूअल रहता है और उनकी लाइफ जो है कभी भी सेटल नहीं हो पाती है, और उसके कुछ ही टाइम बाद वाइफ दोबारे से हस्बैंड को छोड़ करके अपने पेरेंटल होम में चली जाती है। देन एंड देयर ये हस्बैंड जो है 2010 के अंदर फैमिली कोर्ट का रुख करता है, और 2010 के अंदर फैमिली कोर्ट के अंदर क्रूरलिटी के बेस पे ये बोल करके कि मुझे मेरी वाइफ बिना किसी कारण से छोड़ के चली गई है, जो एक क्रूरलिटी है, और इस बेस पे डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है। फैमिली कोर्ट इस डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर देती है कि जो हस्बैंड ने बातें बोली है वो क्रूरलिटी नहीं हो सकती। जब फैमिली कोर्ट हस्बैंड की इस बात को डिनाई कर देती है तो हस्बैंड इस ऑर्डर को चैलेंज करता है और हाई कोर्ट में जाता है, जहां हाई कोर्ट भी हस्बैंड की इस प्ली को नहीं मानती है और उसकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है। देयर आफ्टर हस्बैंड इसको डिवीजन बेंच में लेके जाता है, जहां पर हस्बैंड के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, और वहां पर हाई कोर्ट का ये मानना होता है कि जो पत्नी का जो रवैया है अपने हस्बैंड को लेकर के, जिस तरीके से वो उसको छोड़ के जाती है, ये भी एक तरीके की क्रूरलिटी है, और वहां पर उसको वो डिवोर्स ग्रांट कर देती है। अब इस पूरे मामले के अंदर जब हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट हो जाता है तो वाइफ द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर सुनवाई शुरू करती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा फैसला सुनाया जाता है, जहां पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले इस फैसले को सुनाते हैं। अब इस फैसले को सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट खास करके वाइफ की इस प्ली को नहीं मानते हैं कि उनको क्रूरलिटी के बेस पे डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाते वक्त हाई कोर्ट के उस फैसले को सही माना, जहां पर हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर वाइफ एक लंबे समय तक बिना किसी कारण के अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, डिजर्शन करती है, तो ये भी एक तरीके की क्रूरलिटी है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों को दोबारा से याद दिलाती है और साथ ही आर्टिकल 142 की पावर को यूज करते हुए डिवोर्स डिक्री को ग्रांट करने के बारे में बात करती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है अगर हस्बैंड और वाइफ एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनका फैमिली में दोबारा रीयूनाइट होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे मामलों में डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि क्योंकि स्टैट्यूटरी इस तरीके का कोई भी पावर या कोई भी कानून नहीं है जहां पर एक लंबे समय से अगर हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हो तो उनको डिवोर्स देना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस तरह की पावर को सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है, तो ऐसे मामलों में जहां सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हस्बैंड और वाइफ एक काफी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनका दोबारा से मैरिज रिलेशन में इकट्ठे रहना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करके डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की अपनी इस पावर को यूज करते हुए हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स ग्रांट करा, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अलीमनी भी डिसाइड कर दी।
और इस मामले में जब अलीमनी के ऊपर डिसीजन आया तो हस्बैंड का ये कहना था कि वाइफ जो है पूरे तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और वो भी जॉब करती है एक आईटी कंपनी के अंदर और हस्बैंड भी एक आईटी कंपनी के अंदर जॉब करता है। तो इसीलिए इस मामले के अंदर जो परमानेंट एलिमनी है वो वाइफ को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हस्बैंड की इस दलील को नहीं माना और ये बोला कि अगर वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है तब भी उसका एक लंबे समय तक मैरिज में रहने के कारण और एक लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के कारण वो परमानेंट एलिमनी की हकदार है और इस मामले के अंदर वाइफ को सुप्रीम कोर्ट 50 लाख की परमानेंट एलिमनी ग्रांट करती है। तो देखिए दोस्तों, अब इस फैसले से दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिला है और यहाँ पर अगर रिलीफ की बात करते हैं तो हस्बैंड को रिलीफ मिला डिवोर्स का और वाइफ को रिलीफ मिला है परमानेंट एलिमनी का। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि अगर लंबे समय तक हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर को यूज करते हुए डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। और साथ ही परमानेंट एलिमनी पे भी ये डिसीजन आ गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वाइफ को परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। अगर आपको इस जजमेंट को पढ़ना है, यूज करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। I make your legal decisions easy. Be aware, be safe.